Good afternoon, dear all. This is Farooq Azam and you are watching Offspring Talks. आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ दूसरा चैप्टर टेंस के बाद का, वो है वॉइस। आज हम लोग वॉइस बहुत डिटेल में बेहतरीन से सीखने वाले हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा बस आप इसे आराम से देखें, समझने की कोशिश करें। इन केस अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, राइट, तो आप मुझे जरूर बताएं। कॉल करके बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लेके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। आप स्क्रीन को देखिए कि जो नया चैप्टर है अपना वॉइस, वो है वॉइस। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है वॉइस। एक्चुअली ये है क्या और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा ये जानना बहुत जरूरी है। वॉइस की जरूरत इसलिए है कि जो हम बात करते हैं या जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो हमारा सेंटेंस होता है वो दो रास्ते चलता है। टेंस जो है, वर्ब जो है स्पेशली हमारा, वो दो रास्ते चलता है। एक रास्ता है एक्टिव का और दूसरा रास्ता है पैसिव का, और इसकी जानकारी हमें वॉइस के चैप्टर में होता है। दोनों को अंतर को समझना पड़ेगा कि एक्टिव का रास्ता क्या है एंड पैसिव का रास्ता क्या है। प्लस हम इस वॉइस में आपको आज सिखाने वाले हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। प्लस अगर आपको डायरेक्ट पैसिव मिले और उसे इंग्लिश में बात करना हो तो वो कैसे करना है। प्लस अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दिया होगा तो उसका पैसिव हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वॉइस दो प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें है पहला एक्टिव वॉइस। पहला वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस। दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। अब हम लोग समझते हैं ये एक्टिव वॉइस क्या है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं when a subject does something, जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस हम उसे कहते हैं when a subject does something himself in a sentence is called active voice। मीन्स अगर आप हिंदी देखें इसका तो राइट, दिए गए सेंटेंस में जब सब्जेक्ट कुछ खुद करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। मीन्स एक्टिव वॉइस होने के लिए सब्जेक्ट का काम करना जरूरी है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मोहन आम खाता है। आम को खाने का काम कौन करता है? ये आम है, और इसे खाने का काम कौन करता है? तो मोहन करता है, राइट। तो मोहन आम खाता है, तो आम को खाने का काम मोहन कर रहा है, इसलिए हमारा एक्टिव हुआ। ये आप देख सकते हैं मोहन है और ये मोहन आम को खाने का काम कर रहा है, इसलिए हमारा यह हुआ एक्टिव। इसका अगर हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो हो गया मोहन इट्स अ मैंगो। मोहन आम खाता है और ये हमारा मोहन सब्जेक्ट है और काम ये खुद करता है, इसलिए एक्टिव हुए। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा है राधा गीत गाती है, तो गीत को गाने का काम कौन करती है? राधा करती है। तो ये राधा जो है वो गीत को गाने का काम करती है, इसलिए हमारा ये पैसिव हुआ। चूंकि पैसिव का सॉरी एक्टिव हुआ, क्योंकि एक्टिव की पहचान में क्लियरली लिखा गया है कि सब्जेक्ट अगर खुद काम करता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देख सकते हैं। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, ये राधा है और ये गीत खुद गाती है, इसलिए क्लियर हो गया कि राधा खुद गाती है, इसलिए हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या है और इसकी पहचान क्या है। क्योंकि जब एक्टिव और पैसिव की पहचान क्लियर नहीं होगा तो जब हम बात करना चाहेंगे तो फिर बनाने में प्रॉब्लम होगा। कैसे बनेगा? आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ पैसिव वॉइस। When on the subject something is done by someone else is called passive voice। मतलब ये कि जब सब्जेक्ट पे कुछ किया जाता है किसी और के द्वारा तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस का पहचान बहुत आसान है। एक्टिव में सब्जेक्ट खुद कुछ करता है, पैसिव में सब्जेक्ट पे कुछ किया जाता है किसी और के द्वारा। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा हुआ है? ये पत्र, राइट। सो पत्र लिखा जाता है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो पत्र एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो खुद से नहीं लिखा सकता है।
इसे लिखा जाने के लिए किसी का लिखना जरूरी है। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है पत्र लिखा जाता है, मतलब पत्र जो है ऑफकोर्स लिखा जाता है, लेकिन कोई है जो इसे लिखता है, मतलब सब्जेक्ट पे कोई दूसरा काम करता है, इसलिए ये हमारा हो गया पैसिव। पैसिव का पहचान है सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट पे कोई और काम करता है तो उसे पैसिव कहते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, अ लेटर इज रिटेन, ये कैसे बना मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया है कि ये कैसे बना। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं अ लेटर इज रिटेन, अ लेटर हमारा सब्जेक्ट है, राइट, और इस पे ही लिखने का काम हो रहा है। ये अ लेटर हमारा सब्जेक्ट है, इस पे ही लिखने का काम हो रहा है, इसलिए हमारा पैसिव हो गया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, मतलब बच्चा किसी को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, अंग्रेजी पढ़ाने का काम कोई बच्चे को ही करता है, और बच्चा हमारा सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं सेंटेंस में, ये बच्चा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और बच्चा कोई को नहीं पढ़ाता, कोई बच्चे को पढ़ाता है, इसलिए क्या हुआ, पैसिव हुआ। और इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखेंगे तो लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन आर टॉट इंग्लिश, मतलब बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, द चिल्ड्रेन आर टॉट इंग्लिश। अब इस तरह से ये बात स्पष्ट हो गया है कि एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम करता है और पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। आगे मैं लेके चलता हूं, स्पेशली बोर्ड पे आप देख पाएंगे कि फ्यू फैक्ट्स ऑफ पैसिव, मतलब पैसिव की कुछ सच्चाइयां। यहां पे मैं उस रूल की बात करूंगा जो ये रूल 3 सारे हिंदी के सेंटेंस को जिसका भी एक्टिव से पैसिव बनेगा, या इंग्लिश के सारे सेंटेंस को जो एक्टिव में दिया हुआ है और आप पैसिव में बनाने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए ये अगला एक जो स्लाइड है हमारा नेक्स्ट, जो एक पेज भी अभी आने वाला है, इसे अगर आप बेहतर से समझ के याद कर लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कोई भी एक्टिव का सेंटेंस पैसिव में आप बना सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे कोई भी वर्ब का फॉर्म हो। जैसा कि आप जानते हैं टेंस कुछ और नहीं है, जस्ट वर्ब के फॉर्म है, जो ये वर्ब का फॉर्म टाइम की जानकारी देता है। अब वर्ब के टोटल सिर्फ 5 फॉर्म है, और ये 5 का 5 फॉर्म आसानी से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। देखते हैं हम लोग ये रूल 3 क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर एक बात बता दूं, वॉइस वही समझ सकते हैं जिनको टेंस की जानकारी है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपने टेंस नहीं पढ़ा है, वो भी हमारे स्टाइल में, क्योंकि जो हमने टेंस की जानकारी दिया है वो कंप्लीटली अलग है। हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के हिसाब से नहीं बताया, हमने जो बताया वर्ब के फॉर्म के हिसाब से है। वर्ब के 5 फॉर्म को अगर समझ लेते हैं तो इसके चलने के रास्ते 2 हैं, एक एक्टिव है एंड दूसरा पैसिव है। तो अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो हम आपको टेंस वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 दिखेगा, उसे आप जरूर एक बार वॉच करें, उसके बाद ये आप देखें। और अगर आपने देखा है तो आप सही जगह पे हैं, आप जस्ट इसे समझने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं फ्यू फैक्ट्स ऑफ पैसिव में मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड किया है, एक एक्टिव है, दूसरा हमारा पैसिव है, ठीक है। जी हाँ, एक्टिव वॉइस है, दूसरा है पैसिव वॉइस। तो मैं बात कर रहा था एक्टिव। तो अभी हम लोग 3 रूल सीखने वाले हैं, जिस रूल से एक्टिव के सारे सेंटेंस को पैसिव में आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं चूंकि सारे सेंटेंस को बनाने की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर हम एक्टिव की तरफ कोई एक सेंटेंस ले लेंगे तो सारे वर्ब के फॉर्म को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि अपने पास एक सेंटेंस है जो जिसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारे एक्टिव सेंटेंस को हमारे हिंदी के सेंटेंस को पैसिव में आसानी से बना सकता है, जो मैंने पिछले टेंस के क्लास के वीडियो में ये फॉर्मूला को बहुत बेहतरीन से डिटेल में समझाया हूं। अगर आप समझे हैं तो वाकई यहां समझ पाएंगे। तो आप जो बेसिक्स अंतर अभी समझ में आया है वो एक्टिव पैसिव में, वो बेसिक्स अंतर ये है कि एक्टिव में ये जो वर्ब का असर है ना, वो किस पे होता है, तो ऑब्जेक्ट पे होता है, ठीक है। क्योंकि काम अगर सब्जेक्ट करता है तो कहीं असर होता है, तो असर होने का काम एक्टिव में ऑब्जेक्ट पे होता है, राइट। लेकिन पैसिव ठीक इसका उल्टा है। पैसिव में क्या है,
पैसिव में इस वर्ब का असर किस पे वापस होगा, इस पे सब्जेक्ट पे वापस आता है। इसलिए एक्टिव और पैसिव का पहचान ही है कि एक्टिव में वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे होगा, मतलब सब्जेक्ट काम करता है, और पैसिव में वर्ब का असर सब्जेक्ट पे होता है क्योंकि काम करने वाला कोई और होता है। ठीक है, तो जब मैं दिए गए सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आम खाता हूं। तो मैं आम खाता हूं, तो आम कौन खाता, मैं खाता हूं। तो मैं आम खाता हूं या आम खाया जाता है, दोनों ही कंडीशन में आम को ही खत्म होना है और खाने का काम मुझे ही करना है। इसलिए वर्ब का असर जो ऑब्जेक्ट पे है, पैसिव में भी उसी वस्तु पे होगा, लेकिन उसका जगह बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि वर्ब का जो असर है, इफेक्ट, वो वापस सब्जेक्ट पे आना होता है। इस हिसाब से जब भी हम एक्टिव को पैसिव बनाएंगे, तो ये 3 रूल सबसे जरूरी है फॉलो करना, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाए, तो रूल नंबर 1 बोलता है आप अपने ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। और ये क्यों बना दिया जाता है, इसलिए कि वर्ब का असर सब्जेक्ट पे आना है और यहाँ ऑब्जेक्ट पे है। आप देख सकते हैं, यह असर ऑब्जेक्ट पे है जबकि यहाँ सब्जेक्ट पे आना है, तो मैं सब्जेक्ट बना दूंगा ताकि मीनिंग में कोई अंतर न हो। और रूल नंबर 2 बोलता है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, तो अपने पास यहाँ पे मैं लिख देता हूं अपने पास क्या आ गया। तो इस रूल नंबर 1 के हिसाब से हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फॉर्मूला होता है अपना हमेशा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूं, ऊपर देख सकते हैं, ये है हमारा वर्ब। ठीक है, उसके बाद ये है प्लस एंड उसके बाद होता है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप यहां देख पाएंगे, ये फिर है, ये हमारा प्लस और ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आप देख पाएंगे कि एक्टिव के पैसिव बनाने में रूल नंबर 1 जो है वो सब्जेक्ट लेकर आ गया। अब रूल नंबर 2 बोलता है वर्ब के फॉर्म के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगा एक्टिव में या नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म में किसी के पास हेल्पिंग वर्ब खुद का है, किसी के पास नहीं है। तो अगर वर्ब का कोई ऐसा फॉर्म है जिसके पास हेल्पिंग वर्ब होगा, तो पैसिव में भी वो आएगा। अब देख सकते हैं लिखा हुआ रूल नंबर 2 में कि अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होगा तो पैसिव में भी रहेगा। और यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का खुद का है, जो हम बोरो करते हैं क्या और नहीं की वजह से। जैसे मैं अगर वर्ब की बात करूं, वर्ब के 5 फॉर्म में से सिर्फ वर्ब का 2 ही ऐसा फॉर्म है जिसके पास हेल्पिंग वर्ब है, वो है वर्ब का V3, अब वो है वर्ब का V4। बाकी V2, V1, V5 के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब V1, V2, V5 के पास, सॉरी V1, V2 एंड V5 के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जो उधार अगर इन केस लेता है, तो वो हम पैसिव में नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे उसी हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे जिसका खुद का हेल्पिंग वर्ब है, और खुद के हेल्पिंग वर्ब वाले 2 ही वर्ड है, वो है V4 एंड दूसरा V3। ठीक है, रूल नंबर 3 बोलता है कि अब हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, रूल नंबर 1। यहाँ पे हमारा रूल नंबर 2 के हिसाब से हमारे पास अगर हेल्पिंग वर्ब है, तो आप देख पाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब भी हमारा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी ये लेकर आ गया। अब रूल नंबर 3 बोलता है कि वर्ब के काम करना, चूंकि सब्जेक्ट आ गया, ऊपर देख सकते हैं आप, ये सब्जेक्ट आ गया, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी आ गया। अब आना चाहिए वर्ब, तो हम डायरेक्ट वर्ब को एक्टिव से पैसिव में नहीं लाएंगे। यही मेन पैसिव का ट्विस्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन आता है, वर्ब के क्या क्या ऑप्शन है जहां पे वर्ब के जगह पे पाया जाएगा। तो आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले वर्ब के फॉर्म को देखिए। रूल नंबर 3 बोलता है एक्टिव के वर्ब के फॉर्म को देखो। तो जब आप वर्ब के फॉर्म को एक्टिव के साइड यहाँ देखेंगे स्पेशली, तो आपको क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे सकता है, और क्या ऑप्शन होगा तो आप क्या करेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। सपोज अगर V1, V5 दिखाई देगा, तो V1, V5 के जगह पे पैसिव में एग्जैक्टली आप लिखने वाले हैं is MR प्लस V3। मैं फिर रिपीट करता हूं, V1, V5 अगर पैसिव में जाएगा तो is MR प्लस V3 आएगा। अब आप कहेंगे क्या तीनों is MR आएगा? जी नहीं, is MR हमारे ये एक फैमिली है, तीनों एक ग्रुप है, तीनों एक काम करता है। अब हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि is MR कौन सा कब आएगा। मैं एक एग्जांपल भी समझाता हूं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो एम के साथ आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आई को छोड़ के कोई भी, तो इज आएगा, अगर प्लूरल होगा तो आर आएगा। तो V1, V5 एक्टिव में V1, V5 ही रहेगा, लेकिन V1, V5 पैसिव में V3 इज MR प्लस V3 बनेगा। सपोज V1, V5 नहीं है, तो वहां पे V2 दिया हुआ, राइट।
आप देख सकते हैं यहाँ पे V2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये V2 जब पैसिव बनेगा, राइट, तो ये क्या बनेगा, आप स्क्रीन पे देखिए, was या वर प्लस V3, मतलब के V2 अगर एक्टिव में होगा तो वर्ब की जगह पे सिर्फ V2 आएगा। अगर यही पैसिव बनेगा तो बनेगा was और वर प्लस V3। डियर ऑल, जो मैं ये थ्योरी आपको रूल सिखा रहा हूं, अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करें, एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब मैं एग्जांपल के साथ ये स्लाइड के आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बल्कि एक एक फॉर्म को अलग से एक्टिव से पैसिव बना के जब मैं दिखाऊंगा तो उसमें ये ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल आपको बता रहा था कि अगर V2 आता है तो पैसिव में क्या बनेगा, was और वर प्लस V3 बनेगा। अब चलते हैं, मान लो V1 V5 भी नहीं है, V2 भी नहीं है, तो और क्या आने का ऑप्शन है, V3 आने का ऑप्शन है। तो अगर V3 होगा तो हमारा पैसिव में क्या बनेगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बनेगा बिन प्लस V3। मतलब कि अगर V3 पैसिव एक्टिव में होगा तो जब ये पैसिव में से हम लेकर आएंगे तो ठीक V3 के जगह पे बिन प्लस V3 होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करूं, ये जो हमारा वर्ब का V3 है इसके पास खुद का हेल्पिंग वर्ब होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमने 2 नंबर फॉर्मूला में ऊपर डिस्कस ऑलरेडी किया है कि अगर V2 किसी के पास हेल्पिंग वर्ब है उसे हम लाएंगे, तो ऑलरेडी अगर इसका हेल्पिंग वर्ब है तो रूल 3 से पहले V2 में, रूल 2 में ही ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। मान लो V1 V5 नहीं है, V2 भी नहीं है, V3 भी नहीं है और V4 आता है, तो V4 जब एक्टिव से पैसिव बनेगा तो ये बनेगा बीइंग प्लस V3। आप देख पा रहे होंगे ये V4 जब पैसिव में जाएगा तो क्या बनेगा, बीइंग प्लस V3, मतलब के एग्जैक्टली वर्ब V4 के जगह पे बीइंग प्लस V3 आने वाला है। अब ये वर्ब के 5 का फॉर्म हमने ऊपर डिस्कस किया, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जो और फॉर्म में डिस्कस करने वाला हूं, फॉर्मूला के हिसाब से मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो पहला फॉर्मूला 1 बनेगा, V2 फॉर्मूला 2 बनेगा, V3 फॉर्मूला 3 बनेगा एंड V4 फॉर्मूला 4 बनेगा। मुझे अक्सर क्लास में बोलते पाएंगे कि B6 बेसिक, मतलब सॉरी, वर्ब के 6, मतलब अक्सर आप हमको बोलते पाएंगे क्लास में कि 6 फॉर्मूला। ये 6 फॉर्मूला का सिर्फ 4 फॉर्मूला आपके पास आया है, अब हर के पांचों का पांचों फॉर्म खत्म हो गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 2 और यहाँ पे फॉर्मूला लेकर आएंगे। एक हमारा होगा इन्फिनिटिव फॉर्म का, जो वर्ब का हमारे 5 फॉर्म है ये सारे आ गए। अब कई सारे सेंटेंस होते हैं पोजीशन वाला, जहां पे ये मेरा स्थिति बताता है, राइट। तो वैसे सेंटेंस में हमारे पास 2 + V1 करके वर्ब आता है जो इन्फिनिटिव फॉर्म है, जिसे टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब एक नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके कुछ अपने कैरेक्टर्स है, तो इसके पैसिव भी अलग तरीके से बनता है। तो एक तो हम लोग सीखेंगे 2 + V1 आएगा एक्टिव में, तो क्या बनेगा, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में पोजीशन वाले केस में इज, एम, आर, वाजबे, या पोजीशन वाले केस में हैज, हैव या हैड के बाद अगर 2 + V1 होता है तो ये 2 + V1 पैसिव में एग्जैक्टली बन जाएगा 2 + B + V3। मतलब कि अगर कोई सेंटेंस हमारा पोजीशन वाला 2 + V1 होता है तो इसके पैसिव बनेगा 2 + B + V3, ठीक है। आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं इसका एक्टिव और इसका पैसिव दोनों दिखाऊंगा एक एक करके, मतलब वर्ब के एक एक फॉर्म का एक्टिव एंड पैसिव मैं आपको बराबर से दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि मान लो ये भी नहीं है तो और क्या आने का ऑप्शन है, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछले क्लास के वीडियो में आपको डिस्कस किया है कि वर्ब के पास 2 अलग तरह का हेल्पिंग वर्ब है। एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जिसके अंदर में आया है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज एंड डिड आया। दूसरा हेल्पिंग वर्ब है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जिसके अंदर में आपने 11 मेन वर्ड्स को देखा है, एंड वो है शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू। 2 और है डिफेक्टिव मॉडल्स जिसे हम नीड एंड डेयर बोलते हैं। तो मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे स्पेशली, ठीक है, कि हाँ मॉडल प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूं, एक सेकंड, हाँ मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूं कि
एक्टिव से पैसिव जो हम मॉडल प्लस V1 को बनाएंगे, तो ये भी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं। फिलहाल आप जानिए मॉडल की कैरेक्टर्स में ये कहा गया है, एक्टिव हो पैसिव हो, जो ऐसा भी सेंटेंस हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉडल के बाद जो वर्ब आएगा वो सिर्फ वो भी बनाएगा, चाहे वो एक्टिव से गुजरे, पैसिव से गुजरे, चाहे जो भी सेंटेंस आ जाए, मॉडल के बाद V1 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। तो मॉडल प्लस V1 अगर एक्टिव में आता है तो पैसिव में बनने वाला है, आप देख पाएंगे मॉडल प्लस B प्लस V3। इस तरह से यह बात क्लियर हो गया कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो जाए, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, आपके हजारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंस हिंदी का लेकर आइए, एक भी सेंटेंस इस 6 अलग जो फॉर्मूला मैंने यहां पर डिफाइन किया और एनालिटिक्स सिखा रहा हूं, इससे बाहर नहीं होगा। आपके जितने सारे सेंटेंस हो गए, हर हाल में किसी एक पे जाना पड़ेगा, चाहे वो स्पेशल टेंस का सेंटेंस क्यों नहीं हो। आगे जितने सारे फॉर्मूले डिजाइन होंगे, ये बेसिक से यही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के जगह पे हम एक्टिव और पैसिव देख रहे हैं, हम सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले भी बात हो चुका है, ये बदलता नहीं है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन होता है और अपने जगह पे जो है टेंस के हिसाब से बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे तो V1 V5 ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला नंबर, ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा, आप देख पाएंगे ये होगा फॉर्मूला नंबर, ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 2, यहाँ पे ये हो जाएगा फिर फॉर्मूला नंबर, ये होगा फॉर्मूला नंबर 3। मैं एक एक करके आपको सिखाने वाला हूं। ये होगा अपना फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर, ये होगा फॉर्मूला नंबर 5। ठीक है, और ये होगा फॉर्मूला नंबर 6। यकीन मानिए ये 6 फॉर्मूला अगर हमारे बनाए हुए अंदाज से सीख लेते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं एक भी हिंदी का सेंटेंस अंग्रेजी बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैं अब अगले वीडियो में स्पेशली वर्ब के ये जो 6 फॉर्म को मैंने एक्टिव और पैसिव डिस्कस किया है, यहाँ पे मैं अगले वीडियो में एक एक वर्ब का फॉर्म, जैसे V1 V5 को लेंगे फॉर्मूला नंबर 1 में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्टिव दिया है तो पैसिव कैसे बनाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्ट पैसिव कैसे बनाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं, मैं जो टीचर हूँ स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ, जहां मैं बोलना सिखाता हूँ, इस वीडियो में हमने कहीं भी इंग्लिश नहीं बोला है। कारण ये है कि जो मास स्टूडेंट है स्पेशली यूट्यूब पे वॉच करने वाले, इंग्लिश टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो एग्जैक्टली वो समझे, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मास की बात कर रहा हूं वो चाहते हैं कि ग्रामर को हिंदी में समझाया जाए। कई बार ऐसा हमारे पास रिक्वेस्ट भी आता है, तो मैं ग्रामर के हर वीडियो को कोशिश करूंगा एग्जैक्टली हिंदी में समझाऊं, लेकिन चूंकि मैं प्रैक्टिस, मेरा प्लानिंग है कि आप अंग्रेजी बात करें, तो अलग से हमारे वीडियो होंगे, वो अलग अलग तरह के, जहां पे कंप्लीट इंग्लिश बात होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूं। मैं आपको फिर रिमाइंड कराऊं कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर करें। मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा, कंप्लीट ग्रामर वो मैं आपको सिखा दूंगा, और ये ग्रामर आपके जनरल कंपटीशन में काम आएगा, कोई भी एग्जाम देते हैं तो काम आएगा। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप अच्छे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपको V1, जहां पे हम आपको सिखाएंगे V1 एंड V5 एक्टिव और पैसिव ये काम कैसे करता है। थैंक यू एंड गुड बाय।